हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने अर्थक्वेक चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने जो अभी तक की बात की थी, अर्थक्वेक किस तरीके से आता है, अर्थक्वेक के जो टाइप क्या हैं, कौन कौन सी वेव्स हैं, वो वेव किस तरीके से ट्रैवल करती हैं। अब उसके बाद में हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। अर्थक्वेक के कुछ शेडो जोन्स होते हैं, वो शेडो जोन्स क्या होते हैं, वो क्यों बनते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है, उन सब के बारे में हम समझेंगे। हम अर्थक्वेक को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, अर्थक्वेक के रीजंस क्या क्या हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, देन हम उसके बारे में बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, जिससे हमें ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी और वो हमें पूरे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझने में हेल्प करेगी। तो लेट्स स्टार्ट। यस, तो हमें दिया गया है इमर्जेंस ऑफ शेडो जोन। तो इमर्जेंस ऑफ शेडो जोन क्या होता है? अर्थक्वेक वेव्स get recorded in seismographs located at far off locations. However, there exist some specific areas where the waves are not reported. Such a zone is called the shadow zone. ठीक है, शेडो जोन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में पूरे अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पे सिस्मोग्राफ प्लॉट कर दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये पूरी अर्थ है। अर्थ के अंदर क्या किया, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर ये सिस्मोग्राफ प्लॉट कर दिए। अब सिस्मोग्राफ क्या है कि मतलब पूरे अर्थक्वेक को बता रहे हैं कि कौन कौन सी लोकेशन पे कहां कहां कितना कितना अर्थक्वेक है। मान लीजिए कि यहाँ पे इस एक पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक आया, इस पॉइंट पे अर्थक्वेक आने के बाद में वेव सब डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करने वाली है। इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कौन सा रीजन है जो मैं अभी आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, जो ये जो पर्टिकुलर रीजन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर रीजन में जो रेड से मैंने मार्क किया, इस पूरे रीजन के अंदर क्या हो रहा है, अर्थक्वेक की कोई भी वेव नहीं आ रही है। जब इस रीजन के अंदर अर्थक्वेक की कोई वेव नहीं आ रही है, जहां पे हमें सिस्मोग्राफ हमने प्लॉट किए हुए लेकिन कोई भी तरीके का अर्थक्वेक मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? शेडो जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेडो जोन बोलेंगे। ठीक है, तो शेडो जोन क्या होता है? एक ऐसा रीजन होता है जहां पे अर्थक्वेक की वेव्स जो नहीं पहुंच पाती हैं और हमें वहां पे कुछ भी नहीं दिखता है। यानी ये पर्टिकुलर कोई एक रीजन हो सकता है। अब वो अर्थ के लिए कौन सा रीजन है? वो एक पर्टिकुलर एंगल 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक का होता है। कैसा होता है, क्यों होता है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यस, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विदिन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, कहां की बात करिए, विदिन 105 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर, ठीक है, recorded the arrival of both P and S waves. However, the seismographs located beyond 145 degree from epicenter recorded the arrival of P waves. तो ये हमें क्या कह रहा है कि कुछ ऐसी वेव्स हैं, है ना, P वेव है या S वेव है, उनका एक अलग अलग एंगल के ऊपर हमें अराइवल दिखता है। जैसे क्या बताया गया है यहाँ पे, विदिन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एक एपिसेंटर देखें, ये हमारी अर्थ है, इसका एक ये मान लीजिए कोई एक पॉइंट था जहां पे एक अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक आने के बाद में वो वेव्स हैं अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, मैंने फोकस के जस्ट ऊपर इसको एक एपिसेंटर मान लिया है ना। आप जानते हैं फोकस के जस्ट ऊपर एक एपिसेंटर होता है। तो अब ये जो एपिसेंटर है, इस एपिसेंटर से हमने देख लिया कि मान लो 105 डिग्री तक, कितना, 105 डिग्री, यहां पे भी मैं 105 डिग्री कह रहा हूं। तो ये 105 डिग्री तक तो क्या हो रहा है कि हमें P और S वेव दोनों आ रही हैं। कौन सी? P एंड S वेव्स दोनों देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या है, हमारे पास में एक ऐसा जोन है जहां पे दोनों वेव्स रिपोर्ट कर रही हैं। यहाँ के सिस्मोग्राफ हमें बता रहे हैं यहाँ पे अर्थक्वेक की दोनों वेव्स पहुंची है। ये शेडो जोन नहीं है, जहां पे अर्थक्वेक की वेव आती है वो शेडो जोन नहीं होता है। जहां पे अर्थक्वेक की वेव नहीं आती है वो हमारे पास में एक शेडो जोन होता है। हम देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया था, अराइवल ऑफ बोथ, यस, अराइवल ऑफ बोथ P एंड S वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि भाई एपिसेंटर से 105 डिग्री पे कौन कौन सी आ जाती है, P और S दोनों आ जाती हैं, है ना। फिर हमें बात की गई थी, however the seismographs located beyond 145 degree from epicenter record the arrival of P waves. ठीक है, 105 डिग्री के बाद में हमें क्या 145 डिग्री के बाद में सिर्फ P waves मिल रही है, बट नॉट that of S waves. Thus a zone between 105 degree to and 145 degree from epicenter was identified as the shadow zone for both the types of waves. The entire zone beyond 105 degree does not receive S wave. The shadow zone of S wave is much larger than that of P waves. तो ये एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पता लगी लाइन, क्या कह रहा है,
द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज मच लार्जर देन दैट ऑफ पी वेव। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि एस वेव का शेडो जोन पी वेव से ज्यादा होता है। क्यों होता है आगे हम समझेंगे। द शेडो जोन ऑफ पी वेव्स अपीयर्स as a band around the earth between 105 degree and 145 degree away from the epicenter. The shadow zone of S waves is not only larger in extent but is also a little over 40% of the earth surface. ठीक है, अब ये 40% है 30% है, उसको हमें अभी इतना एक बार लोड नहीं लेना है, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 105 डिग्री तक पी एंड एस वेव आ रहा था। अब कहां तक की बात हो रही है, मान लीजिए ये पूरा रेंज आ रही है 145 डिग्री तक। कहां तक की रेंज आ रही है 145 डिग्री तक। अभी 145 डिग्री तक का ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये जो पूरा रीजन है 145 डिग्री तक का, इस पूरे रीजन को क्या कहा है, शेडो जोन का है। ये क्या है हमारे पास में, शेडो जोन का है। इस पूरे के अंदर हमें कोई भी वेव रिपोर्ट नहीं हो रही है। तो ऐसा लोकेशन जहां पे अर्थक्वेक की वेव्स हमें रिपोर्ट ना करे, चाहे वो पी वेव हो चाहे वो एस वेव हो, उसके लिए हम क्या कह देंगे, शेडो जोन कह देंगे। 105 से 145 डिग्री तक की जो पूरी रेंज है वहां पे कोई भी टाइप की वेव नहीं आती है। जब वहां कोई भी टाइप की वेव नहीं आ रही है तो वो एक शेडो जोन कहा जाएगा पी एंड एस दोनों टाइप की वेव के लिए। ठीक है, यस। ये देखिए हमारे पास में ये हमें बताया गया पी वेव का शेडो जोन। देखो यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है तो ये इसका एपिसेंटर हम मान के चल रहे हैं। इस एपिसेंटर से क्या हो रही है, पी वेव्स जो है रेडिएट हो रही है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। तो ये 105 डिग्री तक की बात हो रही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है हमारे पास है 105 डिग्री तक में कौन सी वेव आती है, पी वेव यहाँ पे रिसीव होती है। तो यहाँ पे कौन सी वेव्स आ रही है हमारे पास में, पी वेव्स। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होगा, पी वेव्स जो कुछ एक ऐसा रीजन बताया गया था 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक कोई भी वेव नहीं आती है। ठीक है, कोई भी वेव नहीं आती है तो वो क्या हो जाएगा, शेडो जोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, शेडो जोन हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी देख सकते हो, पी वेव का शेडो जोन हो जाएगा 105 डिग्री से 145 डिग्री का पूरा रेंज। ठीक है, और उसके बाद में 145 डिग्री के बाद में वापस यहाँ पे पी वेव हमें रिसीव होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्या होता है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कारण है, वो हम थोड़ा सा आगे जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे उसमें हमें पता लगेगा। कैसे, जो कोर ऑफ द अर्थ होता है, कोर ऑफ द अर्थ होता है, उस कोर ऑफ द अर्थ के अंदर हम पढ़ेंगे कि दो टाइप की कोर होती है, या हम उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोर को समझा देता हूँ आपको। जो कोर ऑफ द अर्थ है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, एक तो आउटर रीजन ऑफ द कोर और एक इनर रीजन ऑफ द कोर। आउटर रीजन ऑफ द कोर जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। कैसा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है। और इनर रीजन किसमें है, सॉलिड के अंदर है। तो लिक्विड और सॉलिड इसकी दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं। ठीक है, कोर का आउटर रीजन है लिक्विड स्टेट में और इनर रीजन है सॉलिड स्टेट के अंदर। थोड़ा सा मैं अगर इसको आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये वाला जो रीजन है ये क्या है, इनर कोर। इनर कोर कैसा होता है, सॉलिड होता है। आउटर कोर कैसा होता है, लिक्विड होता है। जो पूरा अर्थ है उस अर्थ के हम इस कोर की बात करें, इस कोर के अंदर भी दो रीजन है, ये है आउटर कोर, ये है इनर कोर। इनर कोर को मैं थोड़ा और डार्क कर रहा हूं, ये वाला क्या आपके पास में इनर कोर है और ये क्या है, आउटर कोर है। तो आउटर कोर और इनर कोर दोनों अलग अलग टाइप के बने हुए हैं। आउटर कोर कैसा है आपके पास में, लिक्विड स्टेट के अंदर है, और इनर कोर कैसा है आपके पास में, सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो आउटर कोर और इनर कोर अलग अलग टाइप की स्टेट में होने की वजह से भी हमें वहां पे एक अलग इंपैक्ट देखने को मिलता है। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, तो हमने क्या बताया, जो हमारे पास में कोर है उसके दो पार्ट थे। कौन सा, एक था आउटर और एक था इनर। ठीक है, आउटर कोर जो था वो कैसा था, लिक्विड स्टेट के अंदर था, और इनर कोर जो था वो हमारे पास में सॉलिड स्टेट के अंदर था। आउटर और इनर कोर के अलग अलग स्टेट में होने की वजह से तो यहाँ क्या हो रहा था, जो पी वेव्स जो आ रही हैं वो क्या होगी, देखो एक तो ये पहले वाला हमारे पास में जो रीजन है वो कौन सा है हमारे पास में रीजन, अर्थ के क्रस्ट की एक लेयर है, फिर मेंटल आता है, फिर कोर आता है। देखिए यहाँ पे ना एक एनसीईआरटी की थोड़ी सी हमें कमी नजर आती है। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जब भी हमें पढ़ना होता है वो हमें पहले पढ़ना चाहिए था बजाय कि शेडो जोन के। तो हमें जब लेयर्स ऑफ द अर्थ अच्छे से पता होती हैं तो उसके बाद में हम इस शेडो जोन को पूरा अच्छे से समझ पाते हैं। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोर ऑफ द अर्थ के अंदर क्या था, आउटर रीजन है लिक्विड के अंदर, इनर रीजन है सॉलिड के अंदर। देखिए अब जो भी वेव यहाँ से आ रही है इस रीजन से इस रीजन के अंदर एंटर कर रही है, कोर के अंदर एंटर कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो सकता है। हमने बात करी थी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्रस्ट, मेंटल और कोर
अर्थ के 3 रीजन को हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट का है, बीच की लेयर को मेंटल, अंदर वाली लेयर को कोर का है। तो अब क्या होगा, जैसे ये जो वेव्स हैं वो वेव क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, क्योंकि यहाँ का जो मीडियम है वो सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड से क्या कर रही है, वो लिक्विड के अंदर आ रही है, तो दोनों का मीडियम चेंज हो गया। हमने 10th क्लास के अंदर साइंस में ये चीज पढ़ी है कि जब मीडियम यहाँ पे चेंज होगा तो वेव के अंदर क्या होगा, रिफ्रैक्शन की चीज हमें देखने को मिलेगी, रिफ्रैक्शन की घटना यहाँ पे होगी। जब रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा इसका मतलब वेव अपना पाथ चेंज कर लेगी, तो ये जो सीधी जानी चाहिए थी सीधी ना जाके अंदर की तरफ आ गई, ये जो सीधी जानी चाहिए थी थोड़ी अंदर की तरफ आ गई। इसी तरीके से सारी वेव्स का यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे इनका डायरेक्शन चेंज होता है हम क्या देखते हैं कि कोर से इस पूरे रीजन के अंदर डाइवर्ट हो जाती है, तो ये 105 से 145 डिग्री के जो पूरी रेंज है यहाँ पे हमें कोई भी वेव नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, जो वेव्स थी जो पहले चल के आई थी, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम के चेंज होते ही रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के होते ही उनका पाथ चेंज हो गया, और पाथ के चेंज होने के बाद में यहाँ पे कोर से वापस वो किसके अंदर आ रही है, दूसरे रीजन के अंदर जा रही है, लिक्विड से फिर सॉलिड के अंदर जा रही है या दूसरे रीजन के अंदर जा रही है। तो हमें क्या होगा, यहाँ पे पूरे बैंड के अंदर 105 से 145 में कोई भी वेव नहीं मिलेगी और 145 डिग्री के बाद में वापस मिलने लग जाएगी। तो अर्थ के अंदर हमें एक चीज समझने को हमेशा ध्यान रखनी है कि अर्थ की जो लेयर्स हैं वो लेयर्स क्या काम कर रही है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन करवा रही है। जब उनकी वजह से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पे वेव्स का पाथ चेंज हो जाता है, और जब वो पाथ चेंज हो जाता है तो जो आपके पास में एक रेंज आ जाती है 105 से 145 डिग्री, वहां पे कोई भी वेव आपको नहीं मिलती है। और इसी रीजन को आपने क्या बोल दिया, एक शेडो जोन बोल दिया है, जो पी वेव के लिए शेडो जोन हो गया है। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे एस वेव के शेडो जोन की। तो अब हम एस वेव की बात करते हैं। एस वेव में देखिए क्या होगा, ये क्विक यानी अर्थ क्विक जहां पे है वो रीजन हो जाएगा हमारे पास में फोकस, और फोकस के जस्ट ऊपर हो जाएगा एपिसेंटर। अब इस एपिसेंटर से देखिए अब सारी डायरेक्शन के अंदर या फोकस से जहां पे सारी वेव्स ट्रेवल कर रही होती हैं, क्या होता है वहां पे हम यहाँ देखें तो देखिए क्वेक यहाँ पे क्यों लिखा था, पहली बात यहाँ पे जो क्वेक लिखा था फोकस को डिनोट करने के लिखा था, अर्थ के इंटीरियर को देखने के लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो पूरा मेजरमेंट कर रहे हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे जो हम कर रहे हैं तो वो कहां से करेंगे, एपिसेंटर को एक सेंटर मान के करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एपिसेंटर को डिनोट किया। तो देखिए अब एपिसेंटर क्या होगा, एपिसेंटर से जहां से सारी वेव्स सारी डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही हैं। अब देखो एक चीज अभी मैंने आपको बताई, कोर जो है उसका आउटर रीजन किसमें है, लिक्विड के अंदर, इनर रीजन किसमें है, सॉलिड के अंदर। तो जैसे ही कोर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास में दो टाइप के चीज आ रही है, लिक्विड और सॉलिड, दो अलग अलग चीजें आ रही है। याद करो एस वेव के टाइम में मैंने आपको बताया था ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड। ठीक है, जब ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल करती है तो देखिए आउटर कोर का ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पे क्या है, लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं इनर कोर का रीजन, तो इनर कोर का रीजन मेरे पास में क्या है, ठीक है, तो ये कोर का जो रीजन है मेरे पास में ये वाला है लिक्विड और दूसरा वाला एक पूरा क्या, सॉलिड। तो अब देखिए जो एस वेव्स यहाँ पे आ रही है वो क्या लिक्विड के अंदर ट्रेवल कर पाएंगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ वो सॉलिड के अंदर ट्रेवल करती है। तो एस वेव को ट्रेवल करने के लिए ही सॉलिड मीडियम चाहिए, तो लिक्विड के अंदर जब वो आ ही नहीं पाएगी तो उसके बाद में आगे कैसे आएगी, जब वो आगे नहीं आ पाएगी इसका मतलब जहां जहां तक पहले वो पहुंच चुकी थी इस रीजन के थ्रू यहाँ तक पहले आ चुकी थी, कितने 105 डिग्री तक, यहाँ पे भी 105 डिग्री तक वो आ चुकी थी। तो इसके बाद का जो पूरा रीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका शेडो जोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेडो जोन हो जाएगा। तो एस वेव का जो शेडो जोन है हमारे पास में वो कहां से कहां तक मिला, 105 डिग्री से पूरा 105 डिग्री तक। यानी क्या हो रहा था कि जहां तक में लिक्विड लेयर नहीं आ रही थी उस लिक्विड लेयर से पहले पहले जहां तक की वेव्स हमारे पास पहुंच चुकी है 105 डिग्री तक, वहां तक तो हमारे पास में क्या है, सिस्मोग्राफ हमें बता रहे हैं कि यहां तक आपकी वेव आ गई, उसके बाद का पूरा रीजन क्या हो गया, शेडो जोन हो गया। अब एक कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों डायग्राम्स को देख के, थोड़ा ढंग से देखना। पी वेव का जो हमारे पास में शेडो जोन है उसकी रेंज कितनी है और एस वेव का जो शेडो जोन है उसकी रेंज कितनी है। मैं आपको नंबर्स पे नहीं पूछ रहा हूं, ग्रेटर किसकी है, पी वेव का शेडो जोन और एस वेव का शेडो जोन। ठीक है, मैं यहाँ पे कौन सा साइन सिंबल लगाऊं, पी वेव का शेडो जोन ग्रेटर है या एस वेव का शेडो जोन ग्रेटर है या दोनों इक्वल है। कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है पी वेव का शेडो जोन बड़ा है, एस वेव का शेडो जोन बड़ा है या दोनों का इक्वल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एस वेव का जो शेडो जोन है वो क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं 105 डिग्री के बाद में पूरी रेंज के अंदर कहीं पर भी हमारे पास में कोई भी टाइप की वेव नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे 105 से 145 डिग्री तक का शेडो जोन है, 145 के बाद में फिर से हमें पी वेव्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को हमें थोड़ा ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स,
तो अब हम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की बात करते हैं। देखिए अर्थक्वेक के बारे में हमने बात कर ली कि अर्थक्वेक की वेव्स कौन कौन सी होती हैं और वो किस तरीके से ट्रैवल करती हैं। अब टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के ऊपर अब हम आते हैं। यहाँ क्या दिया गया है हमें, द मोस्ट कॉमन, यस द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक। फर्स्ट कौन सा है हमारे पास में सबसे ज्यादा कॉमन आने वाला, टेक्टोनिक अर्थक्वेक। These are generated due to sliding of rocks along a fault plane। देखिए हमने स्टार्टिंग के अंदर बात कही थी कि अर्थक्वेक जब भी आता है वो क्या करता है कि दो रॉक्स के स्लाइड होने की वजह से आता है। जब भी दो रॉक्स स्लाइड होते हैं तो वहां पे एक फॉल्ट क्रिएट होता है और उस फॉल्ट के क्रिएट होने से वहां पे एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जहां तक ट्रेवल करती है उसी को हम सिस्मिक वेव्स भी कह देते हैं या हम अर्थक्वेक कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, फर्स्ट टाइप है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। देन तो सेकंड पॉइंट पे हमें क्या दिया गया है, अ स्पेशल क्लास ऑफ tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquake। तो देखो टेक्टोनिक अर्थक्वेक का एक टाइप हमें क्या बताया गया, वोल्केनिक अर्थक्वेक। हाउएवर दीज आर कन्फाइंड टू द एरियाज ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। देखो वोल्केनिक एक्टिविटी जब होती है ना तो ज्वालामुखी बहुत जोर से फटता है, उसके अंदर से बहुत सारी एशेज निकलती हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, बहुत सारा लावा निकलता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो एक जोर का एक्सप्लोजन होने की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में भी मूवमेंट होता है। वो क्यों मूवमेंट होता है उसके बारे में हमने स्टार्टिंग के अंदर बात करी थी। मैंने आपको एक फिगर भी दिखाया था, तो उस फिगर के अंदर हमने बात कही थी। देखिए यस, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने क्या बात करी थी, देखिए कि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पूरी हमारे पास में अर्थ की इंटीरियर की जो कोर, अर्थ की इंटीरियर की जितनी भी रॉक्स हैं वो रॉक्स क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो रखी हैं। उनके मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा होगा, वहां पे जो लावा है या जो मैग्मा है वो पूरा अंदर के अंदर मूवमेंट कर रहा है। लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस हम बात करेंगे, एक ही चीज है लेकिन नाम दो अलग अलग है, ठीक है। अलग अलग स्टेट के अंदर उनके दो अलग अलग नाम दे दिए। अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा और बाहर आते ही लावा, ठीक है। घर के अंदर चिंटू पिंटू, बाहर आते ही चंद्र प्रकाश बन गया, तो ऐसा कुछ। तो देखो अंदर जो चल रहा है ना ये मैग्मा, इसका ये मूवमेंट हो रहा है और मैग्मा के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये जो ऊपर की जो रॉक है इसके अंदर भी सेपरेशन आने लग जाएगा, फॉल्ट क्रिएट होने लग जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा कि ये जो मैग्मा है अंदर का बहुत जोर से फटेगा ऊपर आके। तो हम क्या कहते हैं इसको, वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शन जब भी होता है, वोल्केनिक इरप्शन जब भी होता है तो क्या होता है कि अर्थ की जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर फॉल्ट क्रिएट होता है। और जब वो फॉल्ट क्रिएट होता है यहाँ पे जितना जोर से ज्वालामुखी फटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी, उसके अकॉर्डिंग रॉक का जो सेपरेशन हो जाएगा और उसकी वजह से हम कहते हैं अर्थक्वेक भी आता है। तो एक्टिव वोल्केनोज भी एक तरीके से क्या करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। सिंपल भाषा में कहूं तो रॉक्स को सेपरेट कर देते हैं। जब वो सेपरेशन होता है तो वहां पे फॉल्ट क्रिएट होता है, फॉल्ट क्रिएट होते ही वहां पे क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। यस, तो अब हम थर्ड टाइप के अंदर हमारे देखते हैं, इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी समटाइम्स द रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस आर कोलैप्स कॉजिंग माइनर ट्रिमर्स, दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। तो देखिए हमारे पास में कौन सा एक और थर्ड कैटेगरी आ गया, कोलैप्स अर्थक्वेक। माइनिंग एक्टिविटी होती है तो वहां पे क्या किए जाते हैं, बहुत बार ब्लास्ट भी किए जाते हैं। ब्लास्ट करके उसके बाद में वहां से कुछ रॉक्स को निकाला जाता है, या फिर वहां पे जब बहुत ज्यादा गहराई तक डिगिंग होने लग जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पर भी कई बार जो उनके अंडरग्राउंड रूफ होती है जहां के अंदर डिगिंग चल रही है वो भी कोलैप्स कर जाती है। तो वो भी बेसिकली क्या थी, रॉक्स थी। अब वो रॉक्स जब वहां से अपनी जगह से हिल चुकी हैं तो उन रॉक्स के हिलने की वजह से फॉल्ट क्रिएट हो गया। फॉल्ट से एनर्जी, और एनर्जी को हम कह रहे हैं सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक के रूप में आती है। तो हमारे पास में कोलैप्स अर्थक्वेक भी होता है। एक हमने बात कर ली वोल्केनिक अर्थक्वेक की, एक हमने बात कर ली टेक्टोनिक अर्थक्वेक की, ठीक है। देन ग्राउंड शेकिंग मे आल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ chemical or nuclear devices, such tremors are called explosion earthquake। तो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या है हमारे पास में, हमने जैसे मान लो परमाणु का परीक्षण कर लिया, पोखरण के अंदर कर लिया, या कहीं पे और जहां पे भी हमने मान लो कि न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए। तो ऐसे जब न्यूक्लियर टेस्ट अंडरग्राउंड हम कर रहे हैं तो वहां पे क्या बहुत इंटेंसिटी की एनर्जी आती है हमारे पास में, बहुत हाई इंटेंसिटी की एनर्जी आती है। हाई इंटेंसिटी की एनर्जी आने की वजह से भी वहां पे क्या होती है, जो अर्थक्वेक की जैसी कंडीशन बन जाती है, अर्थक्वेक की जैसी कंडीशन बन जाती है। इसका मतलब वहां पे क्या होता है, रॉक्स के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होता है, यानी ट्रेमर्स वहां पे आपको फील होते हैं। देन द अर्थक्वेक दैट अकर इन द एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वायर्स आर रेफर्ड टू एज द रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। क्या कहा गया है, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या होंगे, बड़े बड़े बांध बना दीजिए आपने, ठीक है, आपने बागड़ा नागल बना दिया, ठीक है, आपने मान लो गोदावरी के ऊपर बना दिया, कहीं पे भी आपने बड़े बड़े मान लीजिए आपने डैम्स बना दिए। जब आप अलग अलग लोकेशंस पे इतना सारा पानी इकट्ठा करके रखोगे तो वाटर का भी अपने आप में बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा।
इतना सारा पानी आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो उन रॉक्स के ऊपर भी क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और उन रॉक्स के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा कि वहां पे रॉक्स का मूवमेंट हो जाएगा, और जैसे ही मूवमेंट क्रिएट होगा तो वहां पे हम क्या कह देंगे, रिजर्वायर इंड्यूस्ड है। भाई आपने रिजर्वायर बनाया, उसकी वजह से इंड्यूस हुआ, ये उसकी वजह से है, इसीलिए इसको रिजर्वायर इंड्यूस्ड कह दिया। ठीक है, तो इन्हीं को यहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है टेक्टोनिक, आपको नाम सुनते ही याद आ जाएगा, वोल्केनिक नाम सुनते ही याद आ रहा है, एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर या केमिकल, कोलैप्स तो हमने बात कर ली, एंड देन इसके अंदर आप एक और ऐड कर सकते हो, रिजर्वायर इंड्यूस्ड, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक का अगर आपके पास में छोटा सा क्वेश्चन आता है या आपको इसको पूरे टॉपिक को समराइज करना हो, याद रखना हो, तो उसके लिए आप इस चीज को रेफर कर सकते हैं। यस, देन हमें क्या बताया गया, मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स। देखो अर्थक्वेक जब अब आ गए, हमने बात कर ली भाई सिस्मोग्राफ नाम की हमारे पास में एक चीज होती है जिससे हमें आइडिया लग जाता है। अब अर्थक्वेक एक्चुअल में कितनी इंटेंसिटी का आया, उसको हम मेजर कैसे करें, उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो क्या दिया गया हमें, द अर्थक्वेक्स इवेंट्स आर स्केल्ड ईदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। किस तरीके से, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। द मैग्नीट्यूड शॉक, द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिक्टर स्केल। क्या नाम दिया है, रिक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग टू द क्वेक। देखिए होगा क्या कि कितनी एनर्जी हमारे पास में वहां पे जनरेट हुई है, फोकस था, फोकस से कितनी एनर्जी निकल करके आई, उस एनर्जी को हमने क्या कर दिया है, रिक्टर स्केल के ऊपर मेजर किया है। उस एनर्जी को हमने क्या किया है, रिक्टर स्केल के ऊपर हमने मेजर किया है। ठीक है, हमने उसको रिक्टर स्केल के ऊपर मेजर किया है। तो मैग्नीट्यूड हमें जो बता रहा है, नंबर कितना आया, 5.5 आ गया, 3.2 आ गया, 7.1 आ गया, ये कैसे पता लगा, ये बताया रिक्टर स्केल ने। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से जो भी हमें पता लगता है इंफॉर्मेशन, वो रिक्टर स्केल हमें देता है। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स 0 to 10। एक से लेकर 0 से लेकर 10 तक का ही आपको पता लगेगा, ऐसे नहीं कि 11 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया था, 10 तक के अंदर ही सारा काम हो जाता है हमारा। ठीक है, देन द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्केली, एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट, मर्केली स्केल। ठीक है, दूसरा हमारे पास में कौन सा हो गया, मर्केली स्केल। देखो ध्यान रखना, दो चीज की बात हो रही है, इंटेंसिटी स्केल की और मैग्नीट्यूड स्केल की। ठीक है, कितने मैग्नीट्यूड का आया, नंबर में पता लगा, तो उसके बारे में रिक्टर स्केल है, और इंटेंसिटी की बात कर रहा है, मर्केली स्केल हो जाएगा। ठीक है, द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। भाई कितना डैमेज हो गया, हमने आंखों से देखा कि हमें दिख गया कि अर्थक्वेक आया, तो उसने इतना डैमेज कर दिया, उसके लिए हम इंटेंसिटी बताएंगे कि भाई बहुत हाई इंटेंसिटी का था, लो इंटेंसिटी का था, कैसा था, तो बताएंगे मर्केली स्केल से। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12। ठीक है, 1 to 12 इंटेंसिटी के अंदर हम बताते हैं। तब अगर आपको कहीं पे इंटेंसिटी के बारे में बात करनी हो तो आप कहेंगे मर्केली स्केल, और जहां पे आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी हो तो आप कहेंगे रिक्टर स्केल। ध्यान रखना भाई, इसका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, देन ये हमें यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके का हमारे पास में स्केल होता है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। यस, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक के अंदर हम क्या बात करेंगे कि अर्थक्वेक के क्या क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले अर्थक्वेक इज अ नेचुरल हैजार्ड, नेचुरली आने वाली जो चीज है उसके लिए हमने कहा है फॉलोइंग आर द इमीडिएट हैजार्डियस इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, पहला ग्राउंड शेकिंग, धरती हिलती है, वही सबसे बड़ा हमारे पास में पता लगता है कि हाँ भाई अर्थक्वेक आ गया है। देन डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, ग्राउंड सेटलमेंट चेंज हो जाता है, अर्थ की सरफेस जो पहले थी वो कुछ चेंज हो जाती है, तो वही हमें पता लगता है। देन लैंड एंड मड स्लाइड्स, बहुत सही, आप देखते ही हो आए दिन, आप जो हिमालयाज वाला रीजन है वहां पे भी हम सुनते हैं मड स्लाइड्स हो गई, लैंड स्लाइड्स बहुत कॉमन है, जहाँ पे काफी रेन होती है या फिर जहाँ पे अर्थक्वेक सेंसिटिव रीजन है, उनमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सॉइल लिक्विफिकेशन की चीज होती है, ग्राउंड लर्चिंग होता है। अब सॉइल लिक्विफिकेशन, ग्राउंड लर्चिंग क्या क्या चीज होती है, ठीक है, इनको थोड़ा सा देख लो। देखो ये होता है सॉइल लिक्विफिकेशन, इस तरीके से जो ये चीज हमें जो देखने को मिल रही है, क्या है, सॉइल लिक्विफिकेशन का एग्जांपल है, ये वाला सॉइल लिक्विफिकेशन है। ठीक है ना, सॉइल ने अपनी इस तरीके से जगह छोड़ दी है। ये ग्राउंड लर्चिंग, ये जो चीज देखने को मिल रही है क्या है, ग्राउंड लर्चिंग है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा समझाने की चीज नहीं है, देख लिया समझ आ गया, है ना। यस, देन है एवलांचेस। एवलांचेस आते हैं, आपने बहुत सारे सुने होंगे कि भाई हिमालयन रीजन के अंदर वहां पे एवलांचे आ गया था, ये हो गया वो हो गया, तो वो सेंसिटिव रीजन है अर्थक्वेक के, तो वहां पे चीजें होती रहती है। देन ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स फ्रॉम द डैम एंड लेवी फेलियर्स, फायर्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, सुनामी, ये सब इंपैक्ट हमें किसको देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक की वजह से। भाई सुनामी आती है ना बहुत सारी, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, भाई आप घर में थे, ऊपर से कुछ गिर गया, क्यों गिरा, अर्थक्वेक की वजह से, हमेशा तो नहीं गिरता है। स्ट्रक्चरल कोलैप्स, देखते हो बिल्डिंग से गिर गई, घर गिर गए, ये हो गया वो हो गया, फायर, आग लग जाना, बहुत बार देखते हैं।
फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लीवी फेलियर, जो डैम होते हैं, डैम का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, वहां से फ्लड्स आने लग गई, ठीक है। तो ये ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब चीजें हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने बात करी है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, किस तरीके के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। दो तरीके के इफेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव, सेकंड है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में डिवाइड करके अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी है, जियोमॉर्फोलॉजिकल फॉर्मेशन है फॉर मेडिकल पर्पस। देखिए क्या होगा, अर्थक्वेक जब भी आता है तो वहां पे हमारे जियोमॉर्फिकल अगर हम बात करें चेंजेस आते हैं, अर्थ के इंटीरियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अब उन चेंजेस को अगर हम अंडरस्टैंड करें यहाँ पे, तो उसके लिए अर्थक्वेक हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें उसके बारे में अंदर की इंफॉर्मेशन मिलती है कि अर्थ के इंटीरियर में चल क्या रहा है, अर्थ के इंटीरियर में चल क्या रहा है, उसके लिए हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अर्थ के अंदर की एनर्जी रिलीज होती है, भाई वॉल्केनो इरप्शन हुआ, वहां पे जब मैग्मा बाहर निकला तो उससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई थी। उसी तरीके से मैग्नीट्यूड, हमारे पास में कुछ मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया वो भी क्या कर रहा है, वो भी कुछ एनर्जी को रिलीज कर रहा है रॉक का डिस्प्लेसमेंट करके, ठीक है। और ये डिस्ट्रक्टिव वाले तो सब हमने बात अभी कर ही ली है। यस, देन है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, क्या क्या थे उनके अंदर, ये हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। द फर्स्ट 6 लिस्टेड अबव हैव सम बियरिंग अपॉन लैंडफॉर्म्स व्हाइल अदर मे बी कंसिडर्ड द इफेक्ट्स कॉजिंग इमीडिएट कंसर्न टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल इन द रीजन। देखिए यहाँ पे क्या है, जो पहले के जो 6 थे वो क्या है, कुछ हमारे पास में लैंडफॉर्म से रिलेटेड थे, यहाँ की बात कर रहे हैं कि जो पहले के जो 5-6 हैं ये क्या कर रहे हैं, यहाँ तक का, यस यहाँ तक का ये जो 6 है हमारे पास में एवलांचे, ये सब क्या है ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट तक की अगर हम बात कर ले तो ये सारे क्या है अर्थ के इंटीरियर के अंदर, अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो लैंडफॉर्म के ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं, उसको रिलेटेड है। फर्स्ट 6 किससे रिलेटेड है, अर्थ के इंटीरियर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो ग्राउंड पे कैसे इंपैक्ट दिखा रहे हैं उन सबसे रिलेटेड थे, ठीक है। सुनामीज आर वेव जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट द अर्थक्वेक इन देमसेल्व्स ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर is below oceanic waters and the magnitude is sufficiently high। सुनामी कब आती है, क्यों आती है, उसका भी अर्थक्वेक से क्या रिलेशन है वो यहाँ बताया गया है। सुनामी वेव जनरेट होती है किसकी वजह से, ट्रिमर्स की वजह से, एंड नॉट एन अर्थक्वेक, ठीक है ना, अर्थक्वेक की वजह से नहीं, अर्थक्वेक उसकी वजह से जनरेट नहीं होता है, ठीक है, इन देमसेल्व्स ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रिमर इज बिलो द ओशनिक वाटर। ओशनिक वाटर जो ओशन की जो प्लेट है उसके नीचे ही अगर हमारे पास में अर्थक्वेक का सेंटर था तब वहां पे क्या होती है, सुनामी भी आती है, अर्थक्वेक भी आता है। कई आइलैंड नेशन के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसा बहुत कॉमनली होता है। यस, देन हम बात करते हैं सुनामीज आर वेव जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स, ये अभी हमने बात कर ली थी, ठीक है। और अगर हम इसके लिए बात करें कि सुनामीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ सेकंड के लिए एक्चुअल में जो क्वेक आता है उसकी वजह से जनरेट हो जाती हैं। इट्स इफेक्ट्स आर डिवास्टेटिंग प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक इज मोर देन 5 ऑन द रिक्टर स्केल। अब अर्थक्वेक डिवास्टेटिंग कब होता है भाई, 1, 2, 3 का आएगा ना, बहुत कम आएगा, इतना कम होगा कि हमें फील ही नहीं होता है। जब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी या हम कहें मैग्नीट्यूड उसका बढ़ने लग जाता है, जब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 और मोर देन 5 होता है, ठीक है ना, मोर देन 5 होता है, तब जाके वो हमें क्या करता है, इंपैक्ट दिखाता है अपने। द क्वेक्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड दैट आर 8+ आर क्वाइट रेयर, 8 से ऊपर वाले भूकंप बहुत रेयरली है, दे अकर वंस इन 1-2 ईयर, whereas those of tiny types occur almost every minute। हर मिनट के अंदर आ रहा है लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा है, अर्थ के अलग अलग हिस्सों में वो आ रहा है, ठीक है। कई बार हमारे आसपास के रीजन में भी होता है लेकिन हमें पता नहीं लगता है। तो 8+ का जो होता है वो डेंजरस होता है, उससे बहुत ज्यादा हमारे पास में डिवास्टेशन होती है। यस, देन है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना ये चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ने वाला है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको सबसे लास्ट में दिया है तो हमें इसको लास्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद में हम वोल्केनो को पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आपको सबसे पहले आइडिया होने का बेनिफिट क्या रहता है, आप अर्थक्वेक को भी इससे कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो वो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में हम अर्थक्वेक के लिए अगर टाइम मिलता है तो हम फिर से एक बार उसको देखेंगे कि किस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यस, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के अंदर देखिए हमने सबसे पहली चीज क्या करी है, अर्थ के स्ट्रक्चर को हमने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। वो क्यों पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो इसीलिए डिवाइड किया सो दैट कि हम अर्थ के इंटीरियर को पूरा 1 by 1 लेयर के फॉर्म में समझते जाएं। होगा क्या, पूरा जो अर्थ है वो एक जैसा नहीं है। जब अर्थ पूरा एक जैसा नहीं है तो इसका मतलब वहां की जितनी भी लेयर्स हैं वो हमें लेयर्स क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि उन सब के अंदर डिफरेंस आ रहा है, और हर एक डिफरेंस के साथ में उसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है। मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो अलग है, अर्थ के आप इंटीरियर में उतरते जाओगे आपको टेम्परेचर हाई मिलता जाएगा, प्रेशर वहां पे हाई होता जाएगा। तो जब ये चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस क्यों आए थे,
ये चेंजेस इसीलिए आए थे क्योंकि अर्थ के लेयर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहां की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, वहां के इंटीरियर में अलग अलग हमें लेयर्स मिल रही हैं। तो उन सबको अभी हम समझते हैं कि किस तरीके से इंपैक्ट करती हैं सरफेस को। तो हमने इसके अंदर डिवाइड किस किस पार्ट में इसको किया हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है क्रस्ट, सेकंड है मेंटल एंड देन है कोर। ठीक है, इसके बारे में अभी हमने बात करी थी। सबसे पहले हम क्रस्ट को पढ़ेंगे, फिर मेंटल को, फिर कोर को। यस, द क्रस्ट के अंदर क्या कह रहा है, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज ब्रिटल इन नेचर, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। तो देखो क्या कह रहा है, ओशन और कॉन्टिनेंट दो चीजों की बात कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से मान लीजिए, ये आपके पास में क्या है, ये है कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, और ये ओशन वाला पार्ट। ओशन वाला पार्ट भी आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये क्या ओशनिक वाटर है। ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ओशनिक प्लेट थोड़ी सी नीचे है, तभी तो वहां पे क्या हो गया, वाटर इकट्ठा हो रखा है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिसके ऊपर अभी हम रह रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर में भी क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। तो ओशनिक प्लेट की जो थिकनेस है वो हमारे पास में अलग है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो थिकनेस है वो अलग है। यानी क्रस्ट की लेयर की अगर मैं बात करूं तो आप ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर देखेंगे तो वहां पे आपको अलग अलग दिखाई देगी। ठीक है, यस, ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अभी अभी हमने बात करी थी, ठीक है, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल वाले की अभी अभी हमने बात करी थी, वहां पे हमें देखने को मिला ही था कि ये रहा हमारे पास में कॉन्टिनेंटल, ठीक है, और ये था हमारे पास में ओशनिक प्लेट। तो ओशनिक प्लेट की आप थिकनेस अगर यहां से देखें तो वो आपको बहुत कम दिखाई देगी, ये रही ओशनिक प्लेट की थिकनेस। और अगर आप वहीं पे कॉन्टिनेंटल प्लेट की अगर देखें तो उसकी थिकनेस आपको ये ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, ये उसकी थिकनेस आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। तो यही हमें कहा गया कि क्रस्ट यही लेयर है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। तो ये ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों प्लेट्स के अंदर अलग अलग थिकनेस की होती है। ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर वेयर एज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल इज अराउंड 30 किलोमीटर। देखो ये वाली जो है हमारे पास में कितना है, ये 30 किलोमीटर्स का, ठीक है, और ये कितना है ओशनिक वाला, ये हमारे पास में सिर्फ 5 किलोमीटर का। ठीक है, तो डिफरेंस यहीं पे समझ में आ रहा है कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो थिकर है और ओशनिक क्रस्ट जो है वो थिनर है, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिकर है। ठीक है, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम्स, इट इज एज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन। अब देखो एक बात सोचो, हिमालय जो आज इतने हाइट के लिए हैं, ठीक है, जो हमारे पास में 8000 मीटर प्लस के हैं, अब उनके अंदर क्या है कि क्या वो इतने बड़े माउंटेन सिस्टम ऐसे ही अर्थ के ऊपर रखे हुए, अर्थ घूम भी रही है, क्या माउंटेन कहीं बाहर नहीं निकल जाता? ऐसा क्यों नहीं होता है? एक तो ग्रेविटेशन का उसका एक रीजन है, लेकिन इतना बड़ा माउंटेन जब वहां पे टिका हुआ है, इसका मतलब अर्थ के इंटीरियर से ही कुछ ना कुछ उसको एक सपोर्ट मिला हुआ है। वो किस तरीके से सपोर्ट मिला हुआ है उसको अभी हम थोड़ा सा समझे। देखिए क्या हो रहा होगा कि जो हमारे पास में ये अर्थ का एक लेयर है, इस अर्थ के लेयर पे यस, अर्थ के इस लेयर के ऊपर जैसे मान लीजिए ये हिमालयन माउंटेन्स वगैरह यहाँ पे पूरी चेन खड़ी है। ठीक है, तो ये जो हिमालयन माउंटेन की पूरी चेन है, इसके अर्थ के इंटीरियर के अंदर भी यहाँ पे इसको क्या बहुत सारी रॉक्स है, उन रॉक्स के मदद से ये इतनी बड़ी चेन यहाँ पे डेवलप हुई है। यानी ये जो अर्थ की रॉक है वो ही धीरे धीरे ऊपर मूव होना स्टार्ट हुई होंगी, जिसके बाद में जाके इतना बड़ा माउंटेन सिस्टम हमारे पास में खड़ा हुआ था। और जो हम रीजन के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, तो वहां की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या है, इतनी ज्यादा रॉक्स यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि आपको इस रीजन के अंदर रॉक्स ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पे अगर आप क्रस्ट देखो तो इसकी थिकनेस क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और कॉन्टिनेंट के बाकी रीजन की आप देखो तो उसकी थिकनेस आपको कम मिल गई। तो ये आपके पास में कितना था, 30 किलोमीटर था, और यहाँ पे आपके पास में कितना जा रहा है, 70 किलोमीटर तक जा रहा है। उसका रीजन क्या, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी रॉक्स हैं जो नीचे भी हैं, तो क्रस्ट जो है उसकी विड्थ क्या होगी आपके पास में ज्यादा हो गई, तो ये 70 किलोमीटर तक डेप्थ में जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, जहां पे हम रह रहे हैं 30 किलोमीटर तक। तो इतने बड़े माउंटेन सिस्टम को जो संभाला हुआ है, वो क्यों संभाला हुआ है, क्योंकि उसकी क्रस्ट की जो विड्थ है वो भी, डेप्थ है वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यस, तो 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन। It is made up of heavier rocks having density of 3 gram per centimeter cube. This type of rock found in the oceanic crust is basalt. The mean density of the material in the oceanic crust is 2.7 gram per centimeter cube. तो देखिए डेंसिटी वगैरह में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमें कहा क्या है
कि हिमालयन रीजन के अंदर जो क्या हो रहा है, या कोई भी माउंटेन रीजन के अंदर, वहां पे रॉक्स हमारे पास में बहुत सारी मिल रही है, उन रॉक्स की डेंसिटी ज्यादा है, और उसको अगर हम देखें ओशनिक क्रस्ट की वो जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा उसकी वजह से बढ़ती जा रही है, 70 किलोमीटर तक होता जा रहा है। और ये हम क्या कह रहे हैं, इसी तरीके का हैवियर जो रॉक है, जैसा माउंटेन रीजन के अंदर था, वैसे हमें कहाँ मिलता है, ओशनिक रीजन में मिलता है, जिस रॉक को हम क्या कहते हैं, बेसाल्टिक रॉक भी कहते हैं। तो ध्यान रखने की चीज आ गई हमारे पास, ये जो ओशनिक रॉक है वो कौन सी, बेसाल्टिक रॉक है, ठीक है। ओशनिक रॉक है कौन सी, बेसाल्ट वाली रॉक है हमारे पास, यस। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, जहां पे हम रह रहे हैं, देखिए ये वाली क्रस्ट है जहां पे हम रह रहे थे, ये वाली रीजन, ये क्या है हमारे पास में, क्रस्ट है जहां पे हम रह पा रहे हैं। देन इट इज थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशनिक फ्लोर्स। तो बेसिकली वही 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की रेंज आ गई हमारे पास में, कितना, 30 to 35 किलोमीटर, ठीक है। हमारी बुक के अंदर 30 किलोमीटर दिया है, लेकिन छोटी क्लासेस के एनसीईआरटी में 35 किलोमीटर दिया है। तो 30 to 35 किलोमीटर की क्या है हमारे पास में, क्रस्ट की रेंज आ गई। किस रीजन के अंदर, कॉन्टिनेंटल रीजन के अंदर। कहाँ पे, कॉन्टिनेंट्स के अंदर की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंट्स वाले रीजन के अंदर क्या हो रहा है, 30 to 35 किलोमीटर की हमें क्रस्ट देखने को मिल रही है। वही अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन के अंदर ये कितनी आ रही है, ये आ रही है सिर्फ 5 किलोमीटर की। कितनी आ रही है, सिर्फ 5 किलोमीटर की आ रही है। तो डिफरेंस हमें यहां से पता लग रहा है कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सिलिका एंड एल्यूमिना, ठीक है, सिलिका एंड एल्यूमिना। देखो सिलिका और एल्यूमिना को मिला के क्या कह दिया, सियाल का है, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिना को मिला के क्या कहा है, सियाल का है। सिलिका का सिलिका, एल्यूमिनियम का एल ले लिया, तो सियाल इसको कहा जाता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो लेयर है उसका नाम क्या है, सियाल। किससे बनी हुई है, मिलके बनी है वो, सियाल से, सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज दस कॉल्ड सियाल, इट इज दस कॉल्ड सियाल। किससे मिलके बना है, सिलिका एंड एल्यूमिना। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मास, किसकी बात करी जा रही है, कॉन्टिनेंटल मास। कॉन्टिनेंटल मास किससे बना है, सियाल से बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बना है, ठीक है। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, thus इट इज देयरफॉर रेफर्ड एज सीमा, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट की बात की जा रही है, तो ओशनिक क्रस्ट किससे बना है, सीमा से मिलके बना है, ठीक है। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम इन दोनों का कॉम्बिनेशन इनसे बना है, तो ओशनिक क्रस्ट हो जाएगा सीमा से बना हुआ। और सियाल से मिलके कौन बना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगी है, काफी सारे एग्जाम्स में चीज पूछी भी जाती है, सियाल और सीमा क्या है। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, जिससे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है। और ओशनिक की बात करें तो सिलिका और मैग्नीशियम, यानी सीमा से मिलके वो बना है, ठीक है, यस। तो इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखें। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में हमें क्या पता लगा था, इसकी डेप्थ है 30 to 35 किलोमीटर। देन ये किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है सियाल से। ओशनिक की बात करते हैं, उसकी डेप्थ है 5 किलोमीटर, वो किससे मिलके बना है, सीमा से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ओशनिक क्रस्ट है जो उसकी डेप्थ है वो कम है, और कॉन्टिनेंटल वाले की डेप्थ ज्यादा है। यही अभी हमने बात कही थी यहाँ पे कि भाई अगर जो भी हमारे पास में एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, तो उस माउंटेन रेंज को टिका के कैसे रखा गया है, उस माउंटेन रेंज को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट मिला हुआ होगा। तो ये देखो ये इतना इसके डेप्थ में जा रहा है, तो ये क्यों डेप्थ में इतना जा रहा है, माउंटेन तो यहाँ पे चल रहे हैं ऊपर, होना तो यहाँ तक का ही चाहिए था, पर वो यहाँ तक का नहीं हो कि इतना डेप्थ में क्यों जा रहा है, क्योंकि इतने बड़े माउंटेन को सपोर्ट करने के लिए रॉक्स धीरे धीरे ऊपर आई होंगी, तो उसी वजह से इसकी जो डेप्थ है हमारे पास ज्यादा बन गई है। हिमालयन रीजन में कितना, 70 किलोमीटर। अदर देन अगर हम देखें कॉन्टिनेंट के अंदर 30 to 35 किलोमीटर। किससे मिलके बना है, वो सियाल से मिलके बना है, ठीक है। और ये किससे मिलके बना है, ओशनिक वाला, ये सीमा से मिलके बना है। ये किससे मिलके बना है, सीमा से मिलके बना है। इसकी विड्थ कितनी है हमारे पास में, ये हम बात कर लें 5 किलोमीटर के आसपास की है, ठीक है। तो ये हमारे पास पता लगता है कि ये अलग अलग लेयर्स है, उनके विड्थ भी अलग अलग है, वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनी हुई है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और हमारे पास में ओशनिक क्रस्ट का डिफरेंस यहाँ पे हमें पता लगता है, यस।
तो अब सेकंड लेयर की हम बात कर रहे हैं मेंटल की। अभी तक हमने किसकी बात कर ली, कोर की। कोर किस किस तरीके की होती है, उसके अंदर हमने दोनों क्रस्ट को डिवाइड कर दिया था, कॉन्टिनेंटल को और ओशनिक को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं मेंटल की। तो मेंटल क्या है, द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। यानी क्रस्ट के बाद में कौन सा आ रहा है, क्रस्ट के बाद में कौन सा आ रहा है, मेंटल। क्रस्ट के बाद में कौन सा आ रहा है, मेंटल। The mantle extends from Moho's discontinuity to a depth of 2,900 किलोमीटर। किसके बाद में आता है भाई, extends from Moho discontinuity। अब Moho discontinuity क्या है, बेसिकली एक बाउंड्री बना दी है, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ये देखिए यहाँ पे, ये रहा आपके पास में क्रस्ट, ये जो पूरा क्रस्ट बताया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो पूरा क्रस्ट बताया हुआ है, इस पूरे क्रस्ट के अंदर, ठीक है, इस पूरे क्रस्ट के बाद में जो है मेंटल स्टार्ट हो रहा है। यस, तो हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास में क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट के बाद में जो मेंटल स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो पूरा रीजन था, ये क्या था, क्रस्ट था। इसको मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो पूरा रीजन है, तो यस, ये पूरा रीजन क्या है, ये क्रस्ट है जिसको मैंने आपके सामने हाईलाइट किया। अब इस क्रस्ट के बाद में मेंटल शुरू हो रहा है, इसके बाद में ये जो पूरी लेयर्स आ रही हैं, ये जो मैं आपको ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये जो पूरी लेयर्स आ रही हैं, ये क्या है पूरी, ये क्या है पूरी, ये है मेंटल। ये जो मेंटल हमारे पास में आ रहा है, क्रस्ट जहां पे आ रहा है, ये जो बाउंड्री डिसाइड हुई है वो किससे पता लगती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी से। क्या नाम दिया था, मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब क्यों मोहो डिसकंटिन्यूटी की यहाँ पे बात होती है, देखो मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, बेसिकली दो लेयर्स ऑफ अर्थ आ रही है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, क्रस्ट की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, मेंटल की अलग है। क्रस्ट अलग टाइप का है, मेंटल अलग टाइप का है। जब क्रस्ट और मेंटल दोनों अलग अलग टाइप पे हैं, तो जहां पे हमने डिसाइड किया कि यहाँ के बाद में क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री यहाँ पे आ जाएगी, इसके बाद में क्रस्ट खत्म और इसके बाद में मेंटल शुरू, तो उसको नाम दिया गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। जिस साइंटिस्ट ने इनको कैटेगराइज किया, जिस साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग किया था, उसी के नाम पे इसका नाम दे दिया गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। बाकी इसको हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। यस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो क्या बताया गया हमें, मोहो डिसकंटिन्यूटी के बाद में ये स्टार्ट हो जाती है, कहां तक जाती है, 2900 किलोमीटर तक। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर। अपर पोर्शन का नाम क्या है, एस्थेनोस्फीयर। द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक। एस्थेनो का मतलब खुद का ही क्या होता है, वीक होता है। देखिए अपर पोर्शन का नाम क्या है, अपर पोर्शन का नाम है एस्थेनोस्फीयर। अपर पोर्शन का नाम है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनो का मतलब होता है वीक, जिसको हिंदी में दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं, यानी ये वीक होती है लेयर हमारे पास में। क्यों वीक होती है, आगे हम बात करेंगे। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। देखो पूरा कितना था रेंज, 2900 किलोमीटर तक का। उस 2900 किलोमीटर तक के रेंज में से एक हमारे पास में कहां तक, ये 400 किलोमीटर तक की रेंज आ गई। इस 400 किलोमीटर तक को क्या कह दिया, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या नाम दे दिया गया, एस्थेनोस्फीयर नाम दे दिया गया, ठीक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स द वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा का मूवमेंट किस तरीके से चल रहा होता है, आपने देखा था ना अर्थ के इंटीरियर के अंदर, इस तरीके से मैग्मा यहाँ पे चल रहा था। ये अर्थ का ऊपर का क्या था, क्रस्ट था। क्रस्ट के अंदर ही अगर हम यहाँ पे बात करें थे, इस तरीके से मैग्मा का मूवमेंट हो रहा था। वो जो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा था वो किस रीजन के अंदर हो रहा था, वो यहीं पे मेंटल के अंदर हो रहा था, ठीक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। तो ये जो पूरी कहानी हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, मेंटल के अंदर हो रही है, ठीक है। तो मैग्मा कहाँ पे चल रहा होता है, मेंटल के अंदर चल रहा होता है। इट हैज अ डेंसिटी हायर देन द क्रस्ट। क्रस्ट से इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जो हमारे पास में अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर थी, ठीक है, अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर थी क्रस्ट, उसके कंपैरिजन में मेंटल की जो डेंसिटी है ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने का रीजन क्या हुआ, ये देखिए, अगर अर्थ के ऊपर का जो क्रस्ट है वहां से क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा होगा। तो नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा होगा, तो ये जो नीचे की लेयर है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा होने लग जाएगी। ऊपर की लेयर का प्रेशर लग रहा होगा नीचे की लेयर पे, इस वजह से नीचे की लेयर की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है।
देन हम बात करते हैं द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। फिर क्या बात करिए, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, उसका नाम क्या है, एस्थेनोस्फेयर। अपर मोस्ट मेंटल, इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, तो हमें दो चीजें यहाँ पे पता लगी, एक एस्थेनोस्फेयर, दूसरा हमें पता लगी लिथोस्फेयर। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज हमें पता लगी है, 10 to 200 किलोमीटर की रेंज में क्या आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे मैं मान लूं 200 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर की रेंज में क्या आ जाएगा, एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर आ जाएगा। ठीक है, यानी एस्थेनोस्फेयर के अंदर ही हमारे पास में क्रस्ट और अपर मेंटल के पोर्शन को अगर हम कॉमनली बात करें तो क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर बोलेंगे। द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फेयर, इट इज अ सॉलिड स्टेट। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास में लोअर मेंटल है, ये पूरा लोअर मेंटल है, ये पूरा क्या कह रहा है, किस स्टेट के अंदर है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, किस स्टेट के अंदर है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है। इसको क्या बोला है, लोअर मेंटल बोला है। ठीक है, इसको क्या बोला है, लोअर मेंटल बोला है। तो लोअर मेंटल जो हमारे पास में है वो किसके अंदर आता है, वो सॉलिड स्टेट के अंदर आता है। कहां तक की रेंज में, 2900 किलोमीटर तक की बात हो रही है। तो देखिए इसको मैं पूरे को एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं पूरे डायग्राम के साथ में। हमने बात करी थी अभी तक यहाँ पे कि जो सेकंड लेयर जो होती है उसको मेंटल बोलते हैं। मेंटल क्या होता है, क्रस्ट के जस्ट बाद में आता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी के बाद में ये स्टार्ट होता है। रेंज इसकी 2900 किलोमीटर तक की होती है। अपर पोर्शन को एस्थेनोस्फेयर को कहते हैं। एस्थेनो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, वीक होता है। उसके बाद में हम क्या बात करी थी कि इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी होती है, 400 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फेयर की रेंज होती है। उसके बाद में जो मैग्मा होता है वो कहाँ पे होता है, मेंटल के अंदर ही होता है। और फिर हमने बात करी क्रस्ट और अपर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर के अंदर हमारे पास में क्या हो जाता है, इसकी रेंज 10 to 200 किलोमीटर आ जाती है। लोअर मेंटल जो होता है उसकी रेंज जो होती है वो 2900 किलोमीटर तक की होती है, वो लोअर मेंटल सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या किया गया है, फिगर के थ्रू सारी चीज को बताया गया। देखिए फिगर के अंदर मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, क्रस्ट की जो रेंज है 0 to 100 किलोमीटर यहाँ पे हमने दिखाई गई है। ठीक है, 0 से 100 के बाद में एस्थेनोस्फेयर के साथ में आपको क्या कहा था कि लिथोस्फेयर आता है। देखो एस्थेनोस्फेयर का कुछ पार्ट, अपर मोस्ट क्रस्ट और मेंटल का कुछ पार्ट, मेंटल का अपर मोस्ट पोर्शन, ये रहा मेंटल का अपर मोस्ट पोर्शन। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। देखो क्रस्ट का ये जो रीजन ले लिया, ये वाला क्रस्ट का रीजन ले लिया। ठीक है, देखो ये वाला हमने रीजन ले लिया है, कौन सा ले लिया, ये क्रस्ट का रीजन ले लिया है। उसके बाद में क्या कह रहा है, अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। तो मेंटल था, मेंटल का ये वाला पार्ट हमने ले लिया, कौन सा, ये सॉलिड पार्ट है। मेंटल का भी सॉलिड वाला पार्ट अगर हम बात करें, क्रस्ट तो सॉलिड है ही, मेंटल का वो पार्ट जो सॉलिड है, तो ये पूरा रीजन क्या कहा जा रहा है, ये पूरा जो रीजन है उसको कह रहे हैं लिथोस्फेयर। क्या कह रहे हैं, लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर एक ऐसा रीजन होता है जहां पे क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल की हम बात कर रहे होते हैं, जो सॉलिड सेक्शन के अंदर, जो सॉलिड पार्ट के अंदर होता है। अब एस्थेनोस्फेयर का अगर आप देख रहे थे तो उसकी रेंज कितनी जा रही थी, एस्थेनोस्फेयर की रेंज आपके पास में आ रही थी 400 किलोमीटर तक। एस्थेनोस्फेयर की आपके पास में रेंज कितनी आ रही थी, 400 किलोमीटर तक की रेंज आ रही थी। ये था आपके पास में 400 किलोमीटर तक का। और ये कहां तक का आ रहा था, लिथोस्फेयर आपके पास में 200 किलोमीटर तक के लिए आ रहा था। यानी लिथोस्फेयर क्या होता है, एस्थेनोस्फेयर का एक पार्ट होता है। लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर का एक पार्ट होता है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं मेंटल का लोअर पोर्शन। ये मेंटल का लोअर पोर्शन कहां तक आ रहा है, 2900 किलोमीटर तक। ये होता है सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, ये कहां तक होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। तो फिर से हम इसको एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहला ऊपर का लेयर था हमारे पास में क्रस्ट, 0 to 100 किलोमीटर होता है, सॉलिड रेंज के अंदर सॉलिड होता है ये। देन आता है मेंटल। मेंटल के अंदर अगर हम बात करें तो अपर मोस्ट पार्ट मेंटल का, क्रस्ट का सेक्शन लिथोस्फेयर कहा जाता है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक होती है। देन उसके बाद में अगर हम बात करें एस्थेनोस्फेयर हमारे पास में आता है, जिसका एस्थेनो का मतलब होता है वीक, और इसी को हम बोल देते हैं 400 किलोमीटर तक की रेंज वाला होता है। देन हम बात करते हैं मेंटल का लोअर सेक्शन। मेंटल का लोअर सेक्शन कैसा होता है, सॉलिड होता है। मेंटल की अगर हम बात करें क्रस्ट के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा होने का रीजन क्या है, क्योंकि क्रस्ट का एक प्रेशर लग रहा होता है, अपर लेयर का लोअर लेयर पे जब प्रेशर लगेगा तो उसकी डेंसिटी नीचे वाले की ज्यादा हो जाती है। तो ये हमने बात करी। देन द कोर। कोर के बारे में अगर हम बात करें तो कोर क्या हो गई, देखो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं क्रस्ट को।
फिर हमने बात कर ली मेंटल की, अब हम बात करने वाले हैं कोर की। ठीक है, तो हम थर्ड सेक्शन के ऊपर आ गए हैं, अर्थ के। ठीक है, क्रस्ट की हम बात कर चुके हैं, मेंटल की हमने बात कर ली, अब हम कोर की बात करेंगे। इस कोर के हमने 3 सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं, आउटर, इनर और इनर मोस्ट। कोर के अंदर क्या बताया गया, एज इंडिकेटेड अर्लियर द अर्थक्वेक वेव वेलोसिटीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है, कैसे पता लगा, अभी अभी हमने बात करी थी कि अर्थक्वेक जब भी आता है, अर्थक्वेक जब भी आता है तो अर्थक्वेक के अंदर 2 वेव्स चलती हैं, पी वेव एंड एस वेव। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पी वेव एंड एस वेव की हमने बात करी थी। पी वेव एंड एस वेव के अंदर क्या था कि हमने उससे समझ लिया था कि किस तरीके से हमारे पास में अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर एग्जिस्ट करती हैं। देखिए, पी वेव्स के अंदर हमने बात की थी, तो जो कोर वाला पूरा ये रीजन था, ये वाला जो पूरा कोर का रीजन था, इसके अंदर से कुछ वेव ट्रेवल कर पा रही थी। पी वेव ट्रेवल कर पाई थी क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से होके जाती है। पी वेव ट्रेवल कर पाई थी क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से वो होके जाती है। इसी वजह से क्या हुआ था कि हमारे पास में 145 डिग्री के बाद में यहाँ पे पी वेव्स रिसीव होने लग गई थी। ठीक है, तो हमें पता लगा था कि अच्छा, इसके अंदर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये कुछ शेडो जोन आ रहा है। क्यों आ रहा है? अदरवाइज अगर यहाँ पे पूरा एक ही जैसा होता तो वेव बिल्कुल सीधी आ जाती, पूरा एक जैसा होता तो वेव बिल्कुल सीधी आ जाती, एक जैसा होता तो वेव सीधी आ जाती। लेकिन एक जैसा नहीं है। क्या नहीं है? एक जैसा अर्थ का इंटीरियर नहीं है। उसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे इसकी स्टेट चेंज हो रही है, वेव्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमारे पास में एक सेक्शन आ गया जहां पे हमें कोई भी टाइप की क्या हुई, वेव रिसीव नहीं हुई, तो हमने उसको शेडो जोन कहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर, अर्थ के इंटीरियर के अंदर अलग अलग टाइप की लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। उन लेयर की स्टेट अलग है, यानी सॉलिड और लिक्विड और सेमी सॉलिड कुछ वो हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेव्स की डायरेक्शन चेंज हुई, और वेव्स की डायरेक्शन चेंज होने से हमें शेडो जोन मिला। सेम यही बात आप एस वेव से भी समझ सकते हैं। एस वेव सिर्फ और सिर्फ किस में ट्रेवल करती हैं? सॉलिड के अंदर ट्रेवल करती हैं, और सॉलिड के अंदर ट्रेवल करने की वजह से क्या होगा, कोर का जो आउटर रीजन है, कोर का जो आउटर रीजन है वो किसमें है? लिक्विड के अंदर है, और लिक्विड के अंदर होने की वजह से वो वेव यहाँ से दूसरे भी रीजन के अंदर आ ही नहीं पाएगी। दूसरे रीजन में जब आ ही नहीं पाएगी तो इसका मतलब हमें पूरा शेडो जोन मिल जाएगा, यानी जब यहाँ पे कोई वेव रिसीव ही नहीं होगी तो हम क्या कह देंगे, शेडो जोन है। ठीक है, तो एस वेव भी अपने आप में प्रूव करती है कि अर्थ की जो लेयर्स हैं वो अलग अलग टाइप की बनी हुई है, वो सारी एक ही जैसी नहीं है। यही बात अभी हम कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, यही बात अभी हम यहाँ पे कर रहे थे। हमने क्या देखा कि जो कोर है, जो कोर है वो हमें क्या बता रही है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो एक ही टाइप का नहीं है। ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा है कि कोर ऑफ द अर्थ अलग टाइप की है। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट व्हाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, आपको एक छोटी सी चीज वापस से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या था, 2900 किलोमीटर, यहाँ पे क्या हो गया, मेंटल एंड हो गया है। क्या हो गया? मेंटल की सीमा समाप्त हो गई भाई। अब मेंटल की सीमा जहां पे समाप्त हो गई, जहां पे खत्म हो गया है, अब ये रीजन जो आ रहा है आउटर कोर, ये किसमें है? लिक्विड स्टेट के अंदर है। ये किसमें? लिक्विड स्टेट के अंदर। फिर से इनर कोर जो है वो किसमें? सॉलिड स्टेट के अंदर है। ये सॉलिड, ये लिक्विड। मेंटल किसके अंदर था? सॉलिड के अंदर था। ऊपर वाला किसमें था? एस्थेनोस्फीयर किसके अंदर था? वीक स्टेट के अंदर था। ये सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर था। ये था सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर था। ये किसमें था? क्रस्ट, सॉलिड स्टेट में था। देख रहे हो, सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, इस तरीके की हमारे पास में स्टेट बनती जा रही है। तो मेंटल के अंदर जो हमने बात की थी, सेमी सॉलिड सी स्टेट है यहाँ पे, फिर उसके बाद में लिक्विड की स्टेट आने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप की हमारे पास में लेयर्स बनती जा रही हैं। जब अलग अलग टाइप की लेयर्स बनती हैं, वो हमें क्या डिनोट करती है कि अर्थ के अंदर इंटीरियर सेम नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात क्या डिनोट करती है? दूसरी बात हमें ये डिनोट करती है कि एक के बाद में दूसरी लेयर स्टार्ट हो जा रही है। जब लिक्विड के बाद में सॉलिड आ रहा है, इसका मतलब लेयर चेंज हो चुकी है। सॉलिड के बाद में अगर फिर से लिक्विड आ रहा है, इसका मतलब फिर से लेयर चेंज हो चुकी है। सेमी सॉलिड आ रहा है, इसका मतलब फिर से लेयर चेंज हो चुकी है। तो जहां पे अलग स्टेट हमें मिल जाएगी तो हम क्या कह देंगे, लेयर वहां पे चेंज हो गई है। द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट व्हाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट, आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। ये अभी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। क्रस्ट मेंटल की हम बात कर चुके हैं। इनर वाला है जो लिक्विड में, और आउटर वाला है जो लिक्विड में, इनर वाला है जो सॉलिड के अंदर होता है। यस, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल at the mental core boundary is around 5 gram per centimeter cube, and at the center of the earth at 6300 किलोमीटर the density is value is around 13 gram per centimeter cube। वो देखो, आप देखते जा रहे हो नीचे से ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हो,
डेंसिटी आपके पास में हर बार क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। डेंसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि नीचे नीचे जैसे जैसे आओगे प्रेशर आपके पास में बढ़ता जाएगा। नीचे जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो वहां पे आपके पास में क्या हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर भी आपके पास में बढ़ता जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने का इंपैक्ट क्या हुआ, डेंसिटी भी आपके पास में इंक्रीज हो गई। ठीक है। The core is made up of very heavy material mostly constituted by nickel and iron. तो देखो कोर किस चीज की बनी है, निकल एंड आयरन की। तो इस निकल और आयरन को ही क्या कह दिया है, नीफे कहा जाता है। निकल और आयरन को कॉम्बिनेशन में क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अभी मैंने आपको सियाल और सीमा के बारे में बात की थी। किसके बारे में, सियाल एंड सीमा के बारे में। सियाल एंड सीमा कौन कौन सी लेयर्स को डिनोट करते हैं, सियाल और सीमा कौन कौन सी लेयर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, एक हिंट आपको देता हूं, क्रस्ट की हमने बात करी थी, क्रस्ट की दो प्लेट्स थी उनके बारे में हमने बात करी थी। यस, समटाइम्स रेफर टू एज द नीफे लेयर। तो नीफे किस लिए कहा, कोर के अंदर कौन कौन से मटेरियल है, निकल और आयरन, ये दोनों ही हैवी मटेरियल माने जाते हैं और इन दोनों की इससे ही मिलकर के बनी है, इसीलिए इसको नीफे कहा जाता है। तो देखिए हमें क्या बताया गया था, क्रस्ट की जो थिकनेस है 0 to 100 किलोमीटर है। अपर रीजन जो ये था हमारे पास में क्या था, क्रस्ट था। क्रस्ट के बाद में हमारे पास में आ गया एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर की रेंज कितनी थी, 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज आ गई थी। कितना, 400 किलोमीटर तक की रेंज आ गई थी। बीच में लिथोस्फेयर आ गया था। लिथोस्फेयर की यहाँ पे अगर हम बात करें 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज हमें मिल चुकी थी। ठीक है, उसके बाद में मेंटल था, लोअर मेंटल आ गया था। यहाँ पे लोअर मेंटल कहाँ पे जाके खत्म हो रहा था, 2900 पे जाके खत्म हो रहा था। उसके बाद में कोर है जो 6378 तक जा रहा है। तो अर्थ की जो लेयर्स हैं उसको मोटा मोटा अगर हम डिवाइड करें तो 100 किलोमीटर पे क्रस्ट खत्म हो गया, 2900 पे मेंटल और 6378 पे कोर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एस्थेनोस्फेयर लिथोस्फेयर में कंफ्यूज नहीं होना है। एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनो मींस वीक, वीक मतलब लिक्विड पूरा स्टेट भी नहीं है ना पूरा सॉलिड है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है ऊपर की लेयर का, इस वजह से सॉलिड जैसी स्टेट में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर हाई है तो लिक्विड जैसा क्या बन रहा है, सेमी सॉलिड बन जा रहा है। तो एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड में है। लिथोस्फेयर हमारे पास में क्या है, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात करी है। फिर से इसको आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमने बात की थी अलग अलग टाइप की अर्थ की लेयर्स की। अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप की डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। बेसिकली डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, डिसकंटिन्यूटी एक ऐसी चीज होती है जो अर्थ की एक लेयर के खत्म होने के बाद में नेक्स्ट लेयर जब जहाँ पे स्टार्ट हो रही होती है, जिस भी साइंटिस्ट ने एक लेयर के खत्म होने के बाद में दूसरी लेयर का आइडेंटिफिकेशन किया, बताया कि इसकी बाउंड्री यहाँ तक है, उसके नाम पे उसको डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया। तो हमें किसके बारे में बात करनी है, हमारे सिलेबस में है मोहो डिसकंटिन्यूटी की। ये रहा मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी बेसिकली किसके किसके बीच में है, मोहो डिसकंटिन्यूटी भी आ रही है क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में। ध्यान देंगे, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। ये रहा हमारा क्रस्ट, ये रहा हमारा क्रस्ट और ये रहा हमारा अपर मेंटल, इन दोनों के बीच में ये वाली जो बाउंड्री आ रही है इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, अपर मेंटल को दिखा रहा है, ये हमारे पास में क्या है, क्रस्ट को दिखा रहा है। ये रहा क्रस्ट और ये रहा अपर मेंटल। अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। हमें फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखना है, बाकी सारी जो चीजें हमारे अभी 12th के 11th के अकॉर्डिंग ज्यादा यूजफुल नहीं है। यस, देन हम बात करते हैं द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव्स इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी के अंदर कुछ काम की चीजें दी हुई थी वो हमने यहाँ पे इकट्ठा करी हुई है। तो क्या है, लिथोस्फेयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। बेसिकली लिथोस्फेयर किस किस को मिलकर बन रहा था, अपर मेंटल और क्रस्ट को मिलकर बन रहा था, दोनों ही सॉलिड थे, लिथोस्फेयर हो गया। ठीक है, इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन as the continents and the huge water bodies are called the ocean basins। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या बात हो रही है, ये बताया जा रहा है कि लार्ज लैंड मासेस होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, और ह्यूज वाटर बॉडीज होती हैं उनको ओशन बेसिन कहते हैं। ओशनिक रॉक और कॉन्टिनेंटल रॉक हमारे पास में इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे देखें लिथोस्फेयर एथनोस्फेयर को अगर समझना चाहें तो ये रहा हमारे पास में लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर है उसके अंदर रिजिड रॉक्स आ रही है बेसिकली। तो रिजिड रॉक्स यानी एक सॉलिड रॉक्स होंगी सारी, कैसी होगी, रॉक्स, सॉलिड रॉक्स होगी। ठीक है, तो सॉलिड जितनी भी रॉक्स हैं वो हम इसके अंदर रख रहे हैं, जितनी भी सॉलिड रॉक्स हैं वो यहाँ पे आ रही है। बाद में हम बात कर रहे हैं स्टेनोस्फेयर की। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास में क्रस्ट खत्म हो गया।
यहाँ तक 100 किलोमीटर पे क्या था, क्रस्ट था। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा किसका रीजन है हमारे पास में, एस्थेनोस्फेयर का रीजन। एस्थेनोस्फेयर कैसा होता है, सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, ये सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। तो सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता लग रहा है, ये किसका पार्ट है, ये मेंटल का पार्ट है, ठीक है। ये किसका पार्ट है, मेंटल का पार्ट है। बेसिकली देखो हमने पहले यहाँ पे बात की थी ना लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर, अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लिथोस्फेयर किस किस से मिलकर बना है। देखो आपको इस डायग्राम में बहुत क्लियरली पता लग रहा है, लिथोस्फेयर दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो मेंटल, मेंटल का कुछ सेक्शन और क्रस्ट का कुछ सेक्शन, यानी लिथोस्फेयर जो है ना, नहीं करके आना, ठीक है। लिथोस्फेयर किस किस से मिलकर बना है, क्रस्ट से और अपर मेंटल से, क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर बना है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं एस्थेनोस्फेयर की, वही बात करूं मैं एस्थेनोस्फेयर की, एस्थेनोस्फेयर किससे मिलकर बना है, सिर्फ और सिर्फ मेंटल से बना है, वो पूरा पूरा मेंटल के अंदर लाई करता है। और लिथोस्फेयर किस किस के अंदर आता है, क्रस्ट और अपर मेंटल के अंदर आता है, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। लिथोस्फेयर क्या है, सॉलिड की है, इसमें क्या है, सारी रॉक्स हैं जो सॉलिड है। और एस्थेनोस्फेयर के अंदर क्या है, एस्थेनोस्फेयर के अंदर है जो रॉक्स है वीक स्टेट के अंदर है। वीक स्टेट का मतलब क्या हो गया, वहां पे सेमी सॉलिड कंडीशन बन रही है, ठीक है, सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर रॉक्स है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे की क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।